नमस्कार। शब्द विन्यास 666 के सभी नए और पुराने सदस्यों का स्वागत है। आज हम उषा प्रियमवदा जी के उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें का 16वां अंक सुनने जा रहे हैं। तो सुनना प्रारंभ करें। बीबी जी, बीबी जी। हल्के से मुदे हुए किवाड़ भौरी खटखटा रही थी। उसका उत्तेजित स्वर सुषमा को चौंका गया। उसे लगा कि किसी ने उसे बेदर्दी से झकझोर दिया है। वह तुरंत उठकर खड़ी हो गई। क्या है भौरी, अंदर आ जाओ, उसने भारी कंठ से कहा। भौरी भर से दरवाजा खोलकर अंदर घुस आई और बिना कुछ कहे उसने आंगन के पिछले दरवाजे की ओर संकेत किया, जिससे होकर मिस शास्त्री अंदर आ रही थी। सुषमा की आंखों ने उनके साथ के लोगों को पहचाना। वह हतप्रभ होकर दहलीज पर जम सी गई। फिर उसने स्वर में ढेर सा आश्चर्य भरकर कहा, अरे, आप लोगों ने इधर से आने का कष्ट क्यों किया? सामने से आती। बंद था तो सोचा कि इधर से ही चले, मिसेस अग्रवाल ने झेपी सी हंसी के साथ कहा। सुषमा के साथ वो लोग अंदर आ गईं और सबकी दृष्टि एक साथ नील पर गई। नील झुका हुआ मेज पर पड़ी पत्रिका के पृष्ठ उलट रहा था। यह नील है। सुषमा ने पाया कि उसका सारा शरीर एक तीव्र घात से कांप रहा है। नील, आप मिसेस रॉय चौधरी, मिसेस अग्रवाल, मिस शास्त्री, सरोमा। नील ने उन्हें नमस्कार किया और मुस्कुराया। अब मैं चलूं सुषमा जी? उसने पत्रिका बंद करते हुए कहा। हमारे आते ही आप चले जाएंगे तो सुषमा हमें क्षमा ना करेगी, रोमा ने नील से कहा। पर नील ने कुर्सी पर पड़ा कोट कंधे पर डाला और सबको नमस्कार करते हुए चला गया। उसकी दृष्टि निमिष भर को सुषमा से मिली थी, पर उससे सुषमा को अपार बल मिला। उसने कॉर्पेट पर पड़े कुशन उठाकर ऊपर रख दिए और भौरी को पुकारकर चाय बनाने को कहा। वह जब उनके पास बैठी तो रोमा ने कहा, आज तुम बड़ी सुस्त लग रही हो। हम लोगों ने डिस्टर्ब तो नहीं किया? सुषमा कुछ देर तक सुलगती सी आंखों से उसे देखती रही। फिर उतनी ही मिठास से कहा, तुम्हें मेरी सुविधा का इतना ही ख्याल था तो पहले पूछवा लेती, और अब आई हो तो चैन से बैठो। ये नील तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं क्या? मिसेस अग्रवाल ने पूछा। सुषमा के मस्तिष्क में बिजली सी कांपी और वह इस आकस्मिक आगमन का तात्पर्य समझ गई। जी नहीं, ऐसे ही मेलजोल होगा, मिसेस अग्रवाल ने कहा। जी। क्या करते हैं? कुछ करते ही होंगे। वातावरण के तनाव को कम करने के लिए मिसेस राय चौधरी ने नकली ठहाका लगाया और कहा, कोई कुछ भी करता हो, हमें क्या? हमारी तो एक ही लड़की थी, उसकी भी शादी हो गई। सुषमा, तुम हमें अपना घर तो दिखाओ, हमने सबसे बड़ी तारीफ सुन रखी है। आइए, कहकर सुषमा उठ खड़ी हुई। उसने पर्दा हटाते हुए कहा, यह मेरे सोने का कमरा है और यह खाने का। सुषमा के पलंग पर चीनी कढ़ाई का गुलाबी पलंगपोश बिछा था, उसी रंग का मेजपोश। श्रृंगार मेज के लंबे शीशे में बिजली का प्रतिबिंब था और नीचे करीने से 3 लिपस्टिक, चांदी का पाउडर केस और क्रीम की शीशी रखी थी। खुली हुई लंबी खिड़की पर दोहरे पर्दे लटके हुए थे। कमरे में कहीं भी अव्यवस्था का चिन्ह न था।
भौरी ने खाने की मेज पर नाश्ता और चाय बनाकर सबको दी और उसके दिल में एक बगुला सा उठा। उसने नील को खाना खाने के लिए रोका था। वह ऑफिस से सीधा आया था और सिर्फ एक प्याला कॉफी पीकर चला गया। सुषमा के होंठ मुस्कुरा रहे थे, पर उसकी आंखें कठोर थीं। तुम्हारी साड़ी बड़ी सुंदर है, रोमा ने कहा। नई है? हाँ, सुबह से पहने पहने यह हालत हो गई है। माँ के जाने के बाद इतना थक गई कि बदली भी नहीं। सुषमा को लगा कि जैसे उसे अपने अस्त व्यस्त कपड़ों के लिए सफाई देनी है। नहीं तो यह साड़ी रोमा ने क्या उसे आज कॉलेज में पहने नहीं देखा था? सुषमा की मुट्ठियां भिज गईं। हर चीज को घूर घूर कर देखने और पचासों प्रश्न पूछने के बाद जब वे लोग चली गईं, तो सुषमा निष्प्राण सी पलंग पर गिर गई। भौरी ने जूठे बर्तन नहीं समेटे। सुषमा के पैताने आकर खड़ी हो गई। नील भैया तो चले गए, उनका खाना बना है। खाना तू खा ले भौरी और उठाकर रख दे। मैं अब सोऊंगी, सिर दर्द कर रहा है। भौरी तेल की शीशी उठा लाई और धीरे धीरे सुषमा के बालों में लगाने लगी। किसी दिन उनकी बिल्ली की गर्दन मरोड़ दूंगी, भौरी ने विवश क्रोध से कहा। वह सुषमा के निचुड़ आए चेहरे को देख रही थी। सुषमा ने लंबी सांस ली और भौरी की बात पर कुछ नहीं कहा। घड़ी की टिक टिक सारे कमरे में गूंज रही थी। सुषमा बार बार आंखें खोल घड़ी की सुइयों को देख लेती। उसका शरीर ऐसा निढाल था जैसे उसकी सारी शक्ति रिस गई हो। हर बार समय देखती और उसकी विवश पलकें छलछलाई आंखों पर मुद आती। वह इतनी उद्विग्न क्यों थी? वह स्वयं नहीं जान पा रही थी। उसे रह रह कर लगता कि जैसे किसी भीषण घटना का सूत्रपात हो गया है। एक अज्ञात भय उसके हृदय में समाता जा रहा था। सुषमा को आते देख नील ने सिगरेट नीचे डालकर जूते से रगड़ दी। उसे देख नील के चेहरे पर जो भाव आया, उससे सुषमा के हृदय में सहस्त्रों बर्छे से चुभे। नील ने शायद उसी दिन बाल कटवाए थे, जिससे कि वह अपनी आयु से भी छोटा लग रहा था। सिनेमा हॉल के फॉर में बड़ी भीड़ और रेल पेल थी। सुषमा को लग रहा था कि कहीं कोई परिचित न मिल जाए। ना जाने क्यों इस समय नील के साथ आने पर बड़ी झिझक, सेल्फ कॉन्शियस अनुभव कर रही थी। न्यूज़ रील चल रही थी। वे दोनों चुपचाप अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। नील ने उसकी ओर झुकते हुए पूछा, उन कोशट बुढ़ियों ने तुम्हें बहुत तंग तो नहीं किया? नहीं। मेरी वजह से तुम्हें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। नील के स्वर में बहुत ग्लानि थी। सुषमा की आंखें अप्रयोजन ही छलछला उठी और भावातिरेक से कांपता निचला होंठ उसने दांतों से दबा लिया। नील ने एक लंबी सांस ली और सुषमा ने उसकी दृष्टि बचाकर आंखें पोंछ ली। नील का चेहरा बहुत गंभीर हो आया। उसने कुर्सी के हत्थे पर टिकी सुषमा की बाह को छूकर उससे कहा, सुषमा, तुम्हें ऐसी स्थिति में डालने का दोषी मैं हूँ। तुमने ठीक ही कहा था, पर मैं अपनी भावनाओं में बह गया। मैंने तुम्हारे ऊपर यह जो पहाड़ तोड़ दिया है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। सुषमा ने नील की मनस्थिति समझी। उसने अंधेरे में मुड़कर नील को देखा और कहा, क्या पागलपन कर रहे हो? तुम क्यों दोषी हो? और वह चुप हो गई।
क्योंकि बीच में ही उसका स्वर टूटने लगा। यह स्पष्ट था कि पिक्चर में किसी का मन नहीं लग रहा था। फिल्म काफ़ी उबाने वाली थी। तुम्हें कैसी लग रही है फिल्म? नील फुसफुसाया। रॉटन। इंटरवल हो तो उठ चलेंगे, सुषमा ने उत्तर दिया। इंटरवल के लिए जैसे ही हॉल में बत्तियां जलीं, वे दोनों उठ खड़े हुए। आगे चलती हुई सुषमा ठिठकी और सामने गौर से देखने लगी। फिर वह हॉल से निकल आई। सीढ़ियां उतरते हुए बोली, हॉस्टल की 2 लड़कियां बिना परमिशन लिए देख रही हैं। अच्छा? फिर नील ने कहा, बुरी पकड़ी गई बेचारियां। बड़ी बेचारियां, सुषमा ने कहा। सिनेमा हॉल से निकलकर वह सड़क पर आ गए। हवा का एक ठंडा झोंका आकर सुषमा को सहला गया। नील ने एक फूल वाले से 2 बेड़ियां खरीदी और सुषमा को दे दी। उन्हें आंखों से सटा। उनकी शीतलता और सुवास में सुषमा डूब सी गई। उसकी पलकें भारी हो रही थीं और आंखों में जैसे सुइयां चुभ रही थीं। रंग बिरंगी रोशनियों के झिलमिलाते प्रकाश में वे लोग टहलते रहे, आसपास की भीड़ भाड़ से बेखबर। 8 बजने वाले थे और दुकानें बंद होने लगी थीं, पर सड़क के किनारे फाउंटेन पेन, टाइयाँ और फूल बेचने वालों की भीड़ कम न हुई थी। नील और सुषमा चलते हुए ऐसी सड़क पर जा निकले जहाँ सघन वृक्षों के नीचे गहरा अंधेरा था और मुख्य सड़क का शोर कम था। कभी कभी कोई मोटर निकल जाती। एक गुब्बारे वाला धीरे धीरे उनके आगे चला जा रहा था और वे गुब्बारे हवा से हिल रहे थे। सुषमा ने अपने ठंडे हाथ शॉल में छिपा लिए। आज का अंक यहीं तक। यदि ये प्रस्तुतिकरण आपको पसंद आ रहा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मित्रों में इसे शेयर करें, कमेंट्स के थ्रू हमें सुझाव देते रहें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आगे का उपन्यास अगले अंक में सुनते हैं। नमस्कार।